देखिए दोस्तों, सेमेस्टर 3 में आपका एक सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया। इसकी यूनिट 1 में आपको कई सारे टॉपिक्स को पढ़ना था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की और मूल कर्तव्य की। मतलब ये दो टॉपिक्स को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। देखिए दोस्तों, यूनिट 1 में हमने कई सारे टॉपिक्स को पहले ही कवर कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की। और एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। देखिए, यूनिट 1 जब मैं इन दोनों टॉपिक्स को आज के इस वीडियो में आपको मैं पढ़ा दूंगा तो इससे आपकी यूनिट 1 पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगी। हो सकता है बहुत लोग कहें कि सर आप इतनी डिटेल वीडियो क्यों ला रहे हो। देखिए दोस्तों, ये कॉन्स्टिट्यूशनल का सब्जेक्ट है, यहाँ पे हमें डिटेल में ही पढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, शब्द आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के यहाँ पे हम बात करते हैं राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको सही से समझ ना आए, लेकिन अगर आप वीडियो एंड तक देख लेते हैं तो यकीन मानिए आपको सारी चीज़ें 100% समझ में आएंगी। तो स्टार्टिंग में हो सकता है आपको थोड़ी कन्फ्यूज़न लगे कि क्या है ये राज्य की नीति निर्देशक तत्व। हो सकता है कई सारी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो, लेकिन प्लीज़ वीडियो को पूरा अगर आप देख लोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो यही कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की। तो देखिए, जब हम बात करते हैं संविधान की, तो संविधान को कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कई सारे भाग में बांटा गया है। तो संविधान का जो भाग 4 है उसमें अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। सिंपल सी बात है, संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक 36 से लेकर 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। अब कुछ विशेषताएं हैं, इसको एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, ये तत्व राज्य को निर्देश दे रहे हैं, जब कानून का निर्माण करेगा राज्य तब इन्हें ध्यान में रखेगा। देखिए, ये क्या है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये राज्य से, ये जो सरकार है, सरकार से अपेक्षा की जाती है, उम्मीद की जाती है कि सरकार मतलब जब कभी भी कानून वगैरह बनाएगी, शासन वगैरह करेगी, मतलब सर लोगों के लिए कानून वगैरह बनाएगी, तो ये जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व है इसको ध्यान में रखेगी। ठीक है, ये राज्य से यानी कि सरकार से उम्मीद की जाती है। और थोड़ा उम्मीद का मतलब यहाँ पे ये है कि सरकार के लिए थोड़ा सा मतलब ये भी है कि सरकार इस पर थोड़ा ध्यान दे। इसके साथ ही इनका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। मतलब ये जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं, इसका उद्देश्य क्या है। तो देखिए, ये इसको शामिल करने का भी एक उद्देश्य कह लो, या इनका ये जो उद्देश्य है वो है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अभी हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। तो ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये क्या करना चाहते हैं। तो ये इनका एक उद्देश्य है कि ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य वो होता है जो सरकार अपनी जनता के लिए अत्यधिक सेवाएं प्रदान करें। जैसे कि स्पेशली जो गरीब जनता है उसको सुविधाएं प्रदान करे। जैसे कि हो सकता है फ्री में हेल्थ केयर देना, जरूरी नहीं कि फ्री में दें, कम दाम पर देना, सुनिश्चित करना कि सभी व्यक्ति स्वस्थ हैं, या दूसरी जो सेवाएं हैं वो जारी देना। मतलब यह है कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनको सहायता जब सरकार देती है तो वो होती है लोक कल्याणकारी राज्य। या जब सरकार मतलब अत्यधिक चीज़ें अपनी अपनी मतलब अपने द्वारा सेवाएं प्रदान करती है तो वो होता है लोक कल्याणकारी राज्य। तो इसकी स्थापना करना चाहता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसके अलावा आर्थिक लोकतंत्र का मतलब यह है कि पैसे से संबंधित जो असमानता है इसको कम करने का प्रयास करता है ये राज्य की नीति निर्देशक ये जो तत्व हैं। ये राज्य की नीति निर्देशक तत्व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं और सामाजिक लोकतंत्र की भी स्थापना करना चाहते हैं। कैसे? सामाजिक लोकतंत्र का मतलब होता है कि जाति, वर्ग, लिंग, धर्म, रंग के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, ये सुनिश्चित करें। तो ये राज्य की नीति निर्देशक तत्व ये भी चाहते हैं कि सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना हो, कि समाज में किसी के साथ भेदभाव ना हो। इन्हें शॉर्ट में दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शॉर्ट में डीपीएसपी कहा जाता है। ठीक है, और मैं भी इसी शब्द का प्रयोग करूंगा, डीपीएसपी शब्द। टीपीएसपी का मतलब है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, शॉर्ट में इसी को यूज़ करूंगा मैं भी। दोस्तों, इनकी बात मैं अभी आगे करूंगा, लेकिन यहाँ पे देखिए, हो सकता है यहाँ पे अभी तक हमने थोड़ी सी सामान्य बातें की हैं यहाँ पर, और हो सकता है अभी आपको ज़्यादा चीज़ें समझ ना आई हों, लेकिन फिर भी सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझाई जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे जो मेन चीज़ है अभी उसकी बात करते हैं। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा अच्छे से तो सारी चीज़ें आपकी और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम मेनली बात करने जा रहे हैं निर्देशक तत्वों की। ये जो निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, अब हम डायरेक्टली इन्हीं की बात करने जा रहे हैं।
हालांकि संविधान में इनका वर्गीकरण नहीं किया गया है, लेकिन इनकी दशा और दिशा के आधार पर इन्हें 3 व्यापक श्रेणियों में बांटा जाता है। समाजवादी, गांधीवादी, उदार बुद्धिजीवी में विभक्त किया जाता है। देखिए दोस्तों, ये जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं, डीपीएसपी हैं, ये अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक में वर्णित हैं। ठीक है, स्टार्टिंग के 2 अनुच्छेदों को तो आप छोड़ भी सकते हैं। 36 और 37 इसमें थोड़ी अलग बातें की गई हैं, लेकिन हाँ, ये निर्देशक तत्वों से ही जुड़े हुए हैं। तो अनुच्छेद 36 और अनुच्छेद 51 तक में निर्देशक तत्वों की बात की गई है। अब क्या होता है, संविधान में तो लाइन वाइज बात की गई है, अनुच्छेद 36, 37, 38, ठीक है, 39, फिर 40, लाइन वाइज बात की गई है 51 तक। ठीक है, और एक एक करके निर्देशक तत्वों को बताया गया है। लेकिन हमने क्या देखा, हम ये देखते हैं कि ये जो निर्देशक तत्व हैं, उसमें से जैसे कि देखिए 36 से लेकर 51 तक में हमें निर्देशक तत्व दिए गए हैं। ठीक है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में हमें ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इसमें से कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो कि समाजवाद की बात कर रहे हैं, यानी कि कुछ निर्देशक तत्व ऐसे हैं जो समाजवाद की बात कर रहे हैं, और कुछ निर्देशक तत्व ऐसे हैं जो गांधीवादी विचारधारा का समर्थन कर रहे हैं, और कुछ इसमें से ही कुछ निर्देशक तत्व ऐसे हैं अनुच्छेद 36 और 51 के बीच में ही जो उदार बुद्धिजीवी प्रतीत हो रहे हैं। उदार बुद्धिजीवी का मतलब होता है जिसके मतलब खुलेपन जैसे थोड़े विचार हों, तो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं। तो इसीलिए व्यवहारिक स्तर पर निर्देशक तत्वों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। संविधान ने नहीं बांटा है, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर 3 पार्ट में डिवाइड करके इनको पढ़ा जाता है, समाजवादी, गांधीवादी, उदार बुद्धिजीवी। हाँ, आपको समझ में यहाँ तक आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण व्यवहारिक रूप से 3 पार्ट में, 3 श्रेणियों में किया जाता है। अब एक एक करके हम समझ लेंगे। ठीक है, समाजवादी में हम समझ लेंगे सारे निर्देशक तत्वों को, फिर जो रह गए उनको गांधीवादी में, फिर उदार बुद्धिजीवी में। तो इन सभी तीनों को अगर जब हम पढ़ लेंगे तो इस तरह निर्देशक तत्व आप अच्छे से समझ जाओगे। तो सबसे पहले बात करते हैं समाजवादी निर्देशक तत्वों की, कि आखिर समाजवादी निर्देशक तत्व कौन कौन से हैं। बस आप वीडियो दोस्तों पूरा देखते जाइए, बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। आप बस वीडियो पूरा देखिए, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। देखिए, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 36 और 37 में लास्ट में समझाऊंगा। अब अनुच्छेद ये जो 38 है, 38 है, ये जो अनुच्छेद 38 है, ये कहता है कि राज्य सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा और असमानता को दूर करेगा। समाज में किसी के साथ भेदभाव ना हो, अशांति ना हो, ये राज्य करेगा। ठीक है, ये व्यवस्था करेगा। और ये जो मतलब असमानता है, आर्थिक रूप से असमानता है, गरीब और अमीर के बीच में ये जो खाई बढ़ रही है, अमीर और अमीर होते जा रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहा है, तो इसको दूर करने का प्रयास करेगा राज्य। एक चीज़ याद रखना, ये निर्देशक तत्व राज्य को निर्देश दे रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं। एक तरह से आप कह सकते हो कि राज्य से कह रहे हैं कि राज्य को ये काम करना है। तो अनुच्छेद 38 कह रहा है राज्य आपको ये करना है। इसके अलावा अनुच्छेद 39 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 39 कहता है कि ये जो राज्य है वो देखेगा कि जीविका के साधन उपलब्ध हो सके, कमाने के साधन उपलब्ध हो सके लोगों को। ठीक है, भौतिक संसाधनों का समान वितरण हो। जो भौतिक संसाधन जैसे कि मान लो पानी है, अब ऐसा ना हो कि जो अमीर व्यक्ति है एक नदी का पानी पूरा वही यूज़ कर ले रहा है, जो कमज़ोर लोग हैं उनको पानी मिल ही नहीं पा रहा। मतलब जो भौतिक संसाधन है उनका समान वितरण हो। ठीक है, इसके साथ ही धन का संकेंद्रण रोकना। राज्य कोशिश करेगा कि जो धन इकट्ठा हो रहा है, मतलब ऐसा ना हो कि एक ही व्यक्ति के पास अत्यधिक धन इकट्ठा हो जाए, तो इसके रोकने का प्रयास करेगा। समान वेतन का मतलब है कि ऐसा ना हो कि स्त्रियों को उसी एक मतलब देखो, अगर समान कार्य है तो समान वेतन होना चाहिए। एक जैसा काम है तो एक जैसा मतलब अर्निंग भी एक जैसी होनी चाहिए, वेतन भी एक जैसा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक ही काम के लिए स्त्रियों को अलग, मतलब महिलाओं को अलग तनख्वाह दी जा रही है, मतलब और वेतन अलग दिया जा रहा है, और पुरुषों को एक उसी काम के लिए अलग वेतन दिया जा रहा है, तो ऐसा ना हो। इसके अलावा कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति पर ध्यान दे, उन्हें संरक्षण दे। जो काम करने वाले जो व्यक्ति हैं उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखे, हेल्थ को ध्यान में रखे, राज्य देखे। और बालकों को बलात् श्रम से संरक्षण। बच्चों को ऐसा ना हो कि बच्चों को ज़बरदस्ती श्रम में डाला जा रहा हो, तो इससे उन्हें संरक्षण प्रदान करने का प्रयास करे राज्य। अनुच्छेद 39 ये सारी बातें कह रहा है। इसके साथ ही अनुच्छेद 39 का अब ये क्या कहता है, 39A भी कह सकते हो आप इसको, 39A कह लो या 39 का कह लो। अभी जो 39 का है वो कह रहा है निःशुल्क विधिक सहायता। राज्य प्रयास करेगा कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं या जो व्यक्ति मतलब विधिक सहायता यानी कि कानूनी कोई सहायता चाहिए वो नहीं ले पा रहा है, तो उसको राज्य सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। जैसे कि मान लो सरकारी वकील किसी को उपलब्ध करवाना, या दूसरी कोई
कोई कानून से संबंधित कोई सहायता है, कोई व्यक्ति चाहता है तो उसको वो निःशुल्क उपलब्ध कराए, ये राज्य प्रयास करेगा। इसके साथ ही अनुच्छेद 41 क्या कहता है? लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार। ये जो अनुच्छेद है वो जो व्यक्ति हैं उनको अधिकार देता है कि उन्हें लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। लोक सहायता मतलब सरकार जो सहायता प्रोवाइड करा रही है, जैसे कि हेल्थ से संबंधित सहायता कोई प्रोवाइड करा रही है सरकार, तो लोगों को उसे लेने का अधिकार है। ठीक है, रोजगार दे रही है तो लोगों को अधिकार है कि वो रोजगार प्राप्त भी करें। ठीक है, इसके अलावा दूसरी कोई सरकार चीज़ें दे रही हैं, सहायता प्रदान कर रही है। इसके अलावा अनुच्छेद 42 क्या कह रहा है? तो अनुच्छेद 42 कह रहा है, 42 कह रहा है, न्याय संगत और मानवोचित दशा और प्रसूति सहायता का उपबंध। मतलब जो मजदूर वगैरह होते हैं तो वो न्याय संगत और मानवोचित दशा, जहाँ पर भी वो काम कर रहे हैं, कारखाने वगैरह में कहीं पर भी वो काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो दशा होगी, कंडीशन होगी, वो अच्छी होनी चाहिए, मानव के लिए उचित होनी चाहिए। प्रसूति सहायता, जो प्रेग्नेंट लेडी वगैरह हैं उनकी भी सहायता की जाए, तो ऐसे उपबंध भी किए गए हैं, राज्य को ये काम करना है। इसके अलावा अनुच्छेद 43 कहता है, 43 कहता है अनुच्छेद निर्वाह मजदूरी, कि जो मजदूर वगैरह हैं, जो कामगार वर्ग है, उसको कम से कम इतना वेतन मिले काम करने का कि वो निर्वाह अपना कर, मतलब जीवन यापन चला सके अपना। ठीक है, अपना 2 वक्त की जो रोटी वगैरह है उसका इंतजाम वो कर सके अपने काम से। ऐसा ना हो कि उससे मतलब बेकार पर काम कराया जाए, उसे बहुत ही ना के बराबर पैसे दिए जाएँ, ऐसा ना हो। अनुच्छेद जो 43 का है 43A, वो कह रहा है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग, मतलब जो कामगार वर्ग है, जो श्रमिक हैं या कोई भी मतलब एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं, तो उद्योगों में मैनेजमेंट में उन्हें भी पार्टिसिपेट किया जाए। ठीक है, पोषाहार स्तर ऊंचा करना, अनुच्छेद 47 कहता है पोषाहार स्तर ऊंचा करने पर बल देता है कि राज्य का ये कर्तव्य है कि वो पोषाहार स्तर ऊंचा करेगा, मतलब कि जो व्यक्ति हैं उनको पोषण मिल सके, ऐसा खाना मिले उन्हें कि उन्हें पोषण युक्त मतलब खाना मिले। इसमें आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि मान लो कोई गरीब वर्ग है जो अपने लिए पोषाहार स्तर मतलब अच्छे पोषण वाला खाना उपलब्ध नहीं करा पा रहा है, तो सरकार की एक जिम्मेदारी बन जाती है कि सरकार उसको थोड़ा पोषण युक्त भोजन उपलब्ध करवाए। तो देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम अनुच्छेद एक एक करके अनुच्छेद वाइज, एक आर्टिकल वाइज यहाँ पे हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ रहे हैं। हमने 38 से लेकर और कई सारे अनुच्छेदों को पढ़ा, लेकिन ये जो अनुच्छेद थे वो समाजवादी थे। ठीक है, समाजवाद से संबंधित थे, तो इन्हीं को अभी हमने पढ़ा। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अगर हम बात करें तो समाजवाद से संबंधित जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं, इसको अभी हमने पढ़ लिया है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जो गांधीवादी विचारधारा से संबंधित जो दूसरे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इसको अभी हम पढ़ रहे हैं। अब देखिए, अनुच्छेद 40 कह रहा है ग्राम पंचायतों का गठन करना, कि जो राज्य है, जो स्टेट है, उसकी जिम्मेदारी है या उसको ये काम करना है कि वो ग्राम पंचायतों का गठन करे, और आगे चलकर किया भी गया, अधिनियम पास किया गया, तभी तो ग्राम पंचायत वगैरह की व्यवस्था की गई, पंचायती राज आया सामने। तो ये आर्टिकल 40 में लिखा गया था, उसके बाद फिर बहुत बाद में इसको लागू किया गया। इसके साथ ही 43 अनुच्छेद 43 क्या कह रहा है यहाँ पे? कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। राज्य की एक जिम्मेदारी कह लो या राज्य का एक काम दिया गया है कि राज्य जो होगा, जो सरकार वगैरह होगी, वो कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 43 दोबारा यहाँ पर आ गया आर्टिकल। अब ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि देखिए 43 आर्टिकल जो है उसका एक पार्ट ऐसा है जो समाजवाद से संबंधित चीज़ें दर्शा रहा है, और एक पार्ट ऐसा जो गांधीवादी विचार दर्शा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर भी उसको शामिल किया गया। इसके अलावा आर्टिकल 43 खा, ठीक है, इसे बी भी कह सकते हो, 43 बी जो आर्टिकल है, ये क्या कह रहा है? तो ये कह रहा है सहकारी समिति का स्वैच्छिक गठन हो। सहकारी समिति का स्वैच्छिक गठन की बात ये करता है कि सहकारी समिति का गठन होने दिया जाए स्वैच्छिक रूप से। इसके अलावा 46 शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन देना। जो शिक्षा से संबंधित जो हित हैं, जो आर्थिक हित हैं, इसको प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा राज्य व्यक्तियों के। ठीक है, नशीली दवाओं और मादक पदार्थ जो भी हैं उसके उपभोग पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 47 कहता है कि राज्य नशीली दवाओं के उपभोग पर प्रतिबंध लगाएगा। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 48 कहता है कि दुधारू पशुओं की बलि पर रोक लगाने का प्रयास करेगा या रोक लगाएगा राज्य, ये कहा गया है अनुच्छेद 48 में। देखिए गांधीवादी विचार इसको क्यों कहा गया? क्योंकि देखिए ये जो विचार हैं, ये गांधी जी के जो विचार थे उससे ही मतलब प्रभावित हैं। देखिए ऐसा उनका भी मतलब मानना था कि ग्राम पंचायती राज होना चाहिए, जो निचले लोग, इस तरह के जो लोग हैं वो भी सरकार में पार्टिसिपेट लें।
तो इसीलिए ग्राम पंचायत का ऐसा विचार हमें यहाँ पे दिखाई देता है। ये गांधीवादी विचार में इसलिए हम यहाँ पर शामिल किया गया है। दुधारू पशुओं की बलि पर रोक जैसे विचार गांधीवादी हैं। क्यों हैं? क्योंकि देखिए गांधी जी का जो मतलब मानना था वो ये था कि जो निचले स्तर के जो लोग हैं वो उन्हें अगर पोषण चाहिए, उन्हें अच्छा न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो उन्हें दूध से बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट्स मिल सकता है। तो जो दुधारू पशु हैं अगर उसको पाला जाएगा तो उससे जो दूध मिलेगा, जो मिल्क मिलेगा, उससे हो सकता है जो जो भी पाल रहा है वो अगर उसको पीता है तो उसको पोषण वगैरह मिल सकता है। ठीक है। कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा तो आत्मनिर्भरता मतलब सामने आएगी, आत्मनिर्भर बनेंगे लोग। तो ये सारी चीज़ें गांधीवादी विचार को ही दर्शाते हैं, इसलिए इन्हें इस वाले सेक्शन में रखा गया है। दोस्तों इसके साथ ही कुछ निर्देशक तत्व ऐसे हैं जो उदार बौद्धिक विचार से संबंधित हैं। उदार का मतलब यहाँ पे आप थोड़ा खुलापन समझ सकते हैं। जैसे कि उदारवाद की विचारधारा कहती है ना, फ्री मार्केट, फ्रीडम की बात करती है, फ्री ट्रेड की बात करती है, मतलब थोड़ा मतलब खुलेपन की बात करती है। तो यहाँ पे उदार बौद्धिक विचार से संबंधित कुछ निर्देशक तत्व हैं, तो इन्हें हम देख लेते हैं। तो देखिए अनुच्छेद 44 बात करता है समान सिविल संहिता की, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब यह है कि कोई भी कानून जब लाया जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो कानून सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होगा, चाहे धर्म अलग अलग क्यों ना हो व्यक्तियों का। मतलब ऐसा है कि चाहे मतलब व्यक्तियों का धर्म कुछ भी हो, समान सिविल संहिता का मतलब ये है कि कानून जो होंगे वो सभी व्यक्तियों पर एक बराबर लागू होंगे। जैसे कि आज की डेट में अभी आप देख सकते हैं कि भारत में अभी समान सिविल संहिता नहीं आई है, तो इसमें अभी हम देखते हैं कुछ अधिकार हैं, कुछ कानून ऐसे हैं जहाँ पर धर्म विशेष के कानूनों को भी लागू किया जाता है। जैसे कि अभी संपत्ति का अधिकार को ही आप ले लो। अब संपत्ति की मैं बात करूँ तो अगर हम बात करें महिलाओं को कितना अधिकार प्राप्त है संपत्ति को लेकर, तो अलग अलग धर्म के कानून जब यहाँ पर लागू होते हैं तो हम देखते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख और ये जो क्रिश्चियनिटी है यानी कि ईसाई जो धर्म है, इसमें अलग अलग तरीके के महिलाओं को संपत्ति के अधिकार दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये असमानता देखने को मिलती है। हालांकि जब समान सिविल संहिता की हम बात करते हैं तो समान सिविल संहिता जो भी कानून लाएगी, समान सिविल संहिता जब लागू होगी तो लोग लागू होगी, और जब महिलाओं की संपत्ति के लिए जो भी कानून आएगा तो वो सभी धर्मों पर फिर वो लागू होगा एक बराबर सभी व्यक्तियों पर। ठीक है। तो यह समान सिविल संहिता की बात करता है अनुच्छेद 44। इसके साथ ही अनुच्छेद 45 बात कहता है कि 6 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। शिक्षा देने का प्रयास राज्य करेगा, और राज्य ने ऐसा किया भी। आगे चलकर सरकार ने फिर कानून भी बनाया है, और राइट टू एजुकेशन सरकार ने ही आगे चलकर फिर मतलब ये कानून मतलब शामिल किया है संविधान में। और राइट टू एजुकेशन के तहत हम देखते हैं कि 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का मतलब प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही अनुच्छेद 48 कहता है कृषि और पशुपालन वैज्ञानिक ढंग से करने का प्रयास किया जाएगा। अनुच्छेद 48 ए कह रहा है, या कह लो इसको, वो कह रहा है पर्यावरण की रक्षा करने का प्रयास किया जाएगा, रक्षा की जाएगी। अनुच्छेद 49 कह रहा है राष्ट्रीय महत्व के जो स्थान हैं, जो स्मारक हैं राष्ट्रीय महत्व की, जैसे कि ताजमहल हो गया या दूसरे जो ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण इमारतें हैं, तो उनका संरक्षण किया जाएगा, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, राज्य उनको प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है। तो ये सारे चीज़ें कही गई हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 50 कहता है न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। न्यायपालिका का मतलब होता है जो न्यायपालिका का मतलब है कोर्ट वगैरह, अदालत वगैरह, और कार्यपालिका का मतलब जो कार्यकारी जो काम है। जैसे कि मान लो हम डीएम की बात करते हैं, ठीक है, डीएम वगैरह की बात करते हैं तो कई बार आप देखोगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक जज के रूप में भी कार्य करता है, और एक मतलब सरकारी ऑफिसर के रूप में भी कार्य कर रहा है, जो सरकार है उसके ऑफिसर के रूप में भी कार्य कर रहा है, एक अधिकारी के रूप में भी वो कार्य करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि न्यायपालिका और कार्यपालिका एक ही रूप में, डीएम के रूप में कई बार कार्य करती है वो। तो यहाँ पे जज और कार्यपालिका को अलग करने का प्रयास किया गया है अनुच्छेद 50 के द्वारा। कहा गया है कि जो राज्य है वो जो न्यायपालिका, अदालत वगैरह है, और जो कार्यपालिका का काम है, जो उसको सरकारी जो काम है वो अलग करेगी, अलग अलग करने का प्रयास करेगा। ठीक है। अनुच्छेद 50 के अंतर्गत राज्य। अनुच्छेद 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ाने का प्रयास। अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखने या अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित कोई काम है तो राज्य जो है वो उसको करने का प्रयास करेगा। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा में वो अपना मतलब सहयोग देगा, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा स्थापित करने का प्रयास करेगा राज्य।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए, ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये संविधान में ऐसे लिखा हुआ है, अनुच्छेद 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 करके 51 तक में लिखा हुआ है। ठीक है, फिर हमने देखा कि अरे इसमें तो कुछ अनुच्छेद हमें दिखाई दे रहे हैं समाजवाद से संबंधित, गांधीवाद से संबंधित, फिर उदार बुद्धिजीवी से संबंधित हैं। तो इन्हें फिर हमने अलग अलग सेक्शन में 1 बाय 1 करके डिवाइड करके हमने स्टडी की। ठीक है, व्यावहारिक रूप में ऐसे ही स्टडी की जाती है। तो समाजवादी, गांधीवादी और उदार बुद्धिजीवी, इन 3 सेक्शंस के अंदर हमने पूरी तरह इस जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व है इसको अच्छे से कवर कर लिया, पूरी तरह हमने इसको पढ़ लिया। अब क्या चीज़ें कैसे हैं और डिटेल में अब यहाँ पे समझते हैं। देखिए, ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये गैर न्यायोचित है। गैर न्यायोचित का मतलब यह है कि हम इसके उल्लंघन या अगर सरकार इनको लागू ना करे तो हम अदालत नहीं जा सकते। उदाहरण के लिए जैसे कि आप मान लो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 47, ये क्या कह रहा है, नशीली दवाओं, मदिरा, ड्रग के उपभोग पर प्रतिबंध। अब ये कह रहा है राज्य जो है वो नशीली दवाओं के उपभोग पर प्रतिबंध लगाएगा। अब अगर मान लो जो राज्य है, जो सरकार है, वो प्रतिबंध ना भी लगाए तो हम अदालत नहीं जा सकते, क्योंकि ये गैर न्यायोचित है। ठीक है, ये गैर न्यायोचित है। नशीली दवाओं में यहाँ पे मदिरा वगैरह भी शामिल है, तो यहाँ पे हम यही कह सकते हैं कि ये गैर न्यायोचित हैं। तो इसके उल्लंघन या अगर सरकार उनको लागू ना करे तो हम अदालत नहीं जा सकते। हाँ, संसद को ये अधिकार है कि संसद कानून वगैरह बना सकती है, और हम देखते हैं कि कई संसद ने इसी के तहत हम देख सकते हैं कि संसद ने कई सारे कानून वगैरह बनाए भी हैं। कई जो गंभीर नशीले जो पदार्थ हैं उनके उपभोग पर पूरी तरह प्रतिबंध भी लगाया है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों देखिए, अब एक आर्टिकल है आर्टिकल 36। ये क्या है, मतलब देखिए, आर्टिकल 36 ने राज्य शब्द को डिफाइन किया है, परिभाषित किया है। मतलब ये है कि अभी हम पढ़ रहे थे ना कि राज्य को ये करना है, राज्य को वो करना है, तो ये राज्य है कौन, इसको डिफाइन कर दिया है। हमारे संविधान में हर एक चीज़ को अच्छे से डिटेल में लिखा गया है, आगे कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो यहाँ पे अच्छे से डिफाइन किया गया है कि राज्य का मतलब क्या है। अब मैं मतलब नहीं समझाऊंगा आपको, नहीं तो बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगी। लेकिन एक व्यापक रूप से आप समझ लीजिए कि राज्य में पूरी तरह सरकार शामिल है और कई सारे दूसरे अंग भी शामिल हैं, नगर पालिकाएं, पंचायतें, ये सब भी राज्य का ही एक हिस्सा हैं। तो ये राज्य का व्यापक अर्थ है। और अनुच्छेद 37 अनुच्छेद जो 37 है वो कह रहा है कि ये जो निर्देशक तत्व है वो शासन में मूलभूत हैं। शासन में मूलभूत होने का मतलब ये है कि भाई देखो, कानून वगैरह आप बना रहे हो, शासन कोई भी सरकार, मतलब कोई किसी भी पार्टी की कोई सरकार काम कर सत्ता में है, तो वो इन निर्देशक तत्वों को इग्नोर नहीं कर सकती। ठीक है, और कल को अगर मान लो सरकार किसी निर्देशक तत्व को लेकर कोई कानून भी ले आती है, तो ऐसा नहीं कि अदालत उसको पूरी तरह मतलब रद्द कर देगी। तो अदालत भी ध्यान में रखेगी कि हाँ, निर्देशक तत्व भी संविधान में है, शासन में है। तो अदालत जो न्यायालय होगा वो निर्देशक तत्वों को भी ध्यान में रखेगा। तो ये चीज़ें कही गई हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया होगा। और आगे मैं बात करूँ दोस्तों कि निर्देशक तत्वों को गैर न्यायोचित क्यों रखा गया। यहाँ पे हम एक बात करेंगे कि गैर न्यायोचित क्यों रखा गया निर्देशक तत्वों को। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जितने भी निर्देशक तत्व है ना, इसे जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि सरकार को तो ये सारे काम करने ही चाहिए। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये थी कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय हम जानते हैं कि भारत की स्थिति अच्छी नहीं थी, आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी, पैसे से संबंधित जो स्थिति थी, सिचुएशन थी, कंडीशन थी, बहुत ख़राब थी। ठीक है, पैसे से संबंधित हालत जो थी देश की बहुत ख़राब थी। इसके अलावा विभाजन हुआ था देश का, तो बहुत सारी समस्याएं थी। तो उस समय भारत बहुत सारी समस्याओं से घिरा हुआ था और भारत के पास इतना संसाधन भी नहीं था कि वो इन निर्देशक तत्वों को सही से लागू कर सके। तो इसलिए क्या फैसला लिया गया कि ये जो निर्देशक तत्व हैं इनको गैर न्यायोचित कहकर संविधान में शामिल कर लिया गया, और सरकार से कहा गया कि देखो, आप ये जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व है इस पर भी आप काम करोगे। और सरकार काम करती भी है। कैसे करती है, जैसे कि अब हम देख रहे हैं कि देखिए, जैसे कि दोस्तों अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, फ्री में शिक्षा दी जाएगी 6 वर्ष तक के बच्चों को। अब हो सकता है ना कि उस समय इतना मतलब पैसा ना हो, और वैसे भी हम जानते हैं कि उस समय स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। तो यहाँ पे ये व्यवस्था कर दी गई कि जो राज्य है वो ये काम करने का प्रयास करेगा, ये काम करेगा। और जब सरकार के पास पैसा आ गया, संसाधन थोड़े बहुत आ गए, तो सरकार ने ये प्रयास किया भी और 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का पूरा अधिकार ही दे दिया, है ना। सरकार ने मतलब आगे चलकर काम किया, 6 नहीं, पूरे के पूरे 14 साल तक के बच्चों को, मतलब 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा सरकार ने प्रोवाइड
कराई, ठीक है, राइट टू एजुकेशन का अधिकार बच्चों को दिया। मतलब ये है कि सरकार देखती है जब स्थिति बदल जाए या मतलब संसाधन हमारे पास जुट जाएँ, तो सरकार इस पर काम करने के का प्रयास हमेशा करती है। जैसे कि देखिए अब स्टार्टिंग में अगर हम समान सिविल संहिता की बात करते तो जो माइनॉरिटी है वो डर जाती कि यार क्या हो रहा है हमारे साथ, है ना? तो अब उन्हें कॉन्फिडेंस में लाने का प्रयास है। अब जैसे लगेगा सरकार को कि हाँ, हमारी जनता जो है वो मतलब जागरूक हो चुकी है, या यूँ कह सकते हैं कि पूरी जनता मतलब जो है वो एक समान मतलब सिविल संहिता की मांग कर रही है, या जो मतलब टाइम है वो आ गया है कि एक समान सिविल संहिता को लागू किया जाए। तो जब सरकार को ऐसा लगेगा, जब लगेगा सरकार को कि परिस्थितियाँ ठीक हैं और हम इस कानून को ला सकते हैं, तो सरकार लाएगी। मतलब ये है कि संविधान ने इसमें शामिल कर लिया, और जब सरकार को लगे ये उचित समय है तो सरकार वो कानून लाती है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। ठीक है? अब सरकार को लग रहा है कि हाँ, हम इतने सक्षम हैं कि हम राष्ट्रीय महत्व के स्थानों को जो है पूरी तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो सरकार के पास ये अधिकार है कि वो कानून वगैरह बना सकती है। अनुच्छेद 49 ने ये अधिकार दिया है। अब देखिए अनुच्छेद 39 में क्या है, मतलब क्या है कि अगर सरकार मान लो राष्ट्रीय महत्व के स्थानों को मतलब स्थानों को लेकर कुछ ज़्यादा कानून ना भी बनाए, तो हम अदालत नहीं जा सकते कि सरकार आखिर प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर रही है। लेकिन फिर भी अनुच्छेद 39 ने ये शामिल कर लिया है कि राष्ट्रीय महत्व के जो स्थान हैं, जो इमारतें हैं, उसको सरकार प्रोटेक्ट करेगी। तो सरकार को ये जिम्मेदारी दे दी है, और सरकार को जब लगता है कि हाँ, हमें कानून वगैरह बनाने हैं, तो फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत सरकार फिर वो काम करेगी। सरकार को ये अधिकार है कि वो राज्य के राष्ट्रीय महत्व के स्थानों को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून वगैरह बना सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसी के तहत आप देखिए अनुच्छेद 40 में क्या था, ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा। ग्राम पंचायतों का मतलब ये है जो निचले जो सरकार है उसको लाने का प्रयास किया जाएगा। फिर हम देखते हैं आगे चलकर पंचायती राज व्यवस्था लागू होती है, अधिनियम वगैरह लागू होते हैं। ठीक है, 73वां और 74वां आई थिंक याद है मुझे जहाँ तक, तो पंचायती राज और नगर पालिकाएँ जैसी व्यवस्थाएँ लाई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की ही हमें एक झलक दिखाई दे रही हैं। और ये भी बात है ना कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत ही ये कार्य हमें दिखाई देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है कि भले ही राज्य के नीति निर्देशक तत्व गैर न्यायोचित हैं, हम सरकार का कुछ नहीं कर सकते, अदालत सरकार का कुछ नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी ध्यान रखना सरकार इन पर ध्यान देती है और सरकार को इन पर ध्यान देना है। ये सरकार को निर्देश दे रहे हैं कि सरकार को ये काम करने हैं। तो सरकार मतलब पार्टी किसी की भी सत्ता में हो, वो इन पर एक बार ध्यान जरूर रख देती है इन पर। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको कुछ बातें क्लियर हुई होंगी, समझ में तो आया ही होगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के महत्व की। अब देखिए एक महत्व इसका यह है राजनीतिक स्थिरता की दृष्टि से महत्व क्या है। देखिए राजनीतिक स्थिरता का मतलब यह है कि देखिए लोकतंत्र में क्या होता है, सरकार बदलती रहती है, कभी इस पार्टी की सरकार, कभी उस पार्टी की सरकार, कभी गठबंधन की सरकार। तो ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये सभी को जो भी सरकार आए उसको निर्देश दे रहे हैं कि देखिए आपको ये काम करने हैं। वो बात अलग है कि कोई सरकार ज़्यादा ध्यान दे इन पर, कोई सरकार कम ध्यान दे, लेकिन फिर भी ये काम करने के लिए सरकार वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व निर्देश दे रहे हैं। तो इससे स्थिरता बनी रहती है कि सरकार को अपना काम थोड़ा पता रहता है कि हाँ, हमें ये काम भी करने हैं। संविधान की व्याख्या में सहायक, संविधान की व्याख्या में राज्य के नीति निर्देशक तत्व बहुत सहायक हैं। कई बार मूल अधिकारों को लेकर और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लेकर कई बार मतलब टकराव हो जाता है, लेकिन जब हम दोनों को ही पढ़ते हैं, स्पेशली राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भी जब हम समझते हैं, तो ये टकराव खत्म भी होता है। तो व्याख्या में भी बहुत सहायक हैं, संविधान की व्याख्या करने में भी बहुत सहायक होते हैं। न्यायालयों के लिए मार्गदर्शक का कार्य, वही बात है कि संविधान की व्याख्या जब करते हैं ना ये, तो इसलिए अदालत को भी इनसे हेल्प मिलती है। कई बार कोई कानून होता है, मान लो कोई XYZ कानून है, XYZ कानून है, जैसे कि मान लो जैसे कि मान लीजिए, मैं बस यहाँ पे आपको बस समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए जैसे कि मान लीजिए सरकार कानून ला रही है कि जो गरीब लोग होंगे उनसे सरकार बहुत ही कम टैक्स लगेगी, मतलब टैक्स नहीं लेगी या लेगी ये कह लो। चलो मान लेते हैं कि चलो सरकार ने कहा कि जो गरीब लोग हैं जिनकी इनकम इतनी है उनसे हम टैक्स लेंगे ही नहीं, ठीक है, टैक्स हम लेंगे ही नहीं, और जो अमीर लोग हैं उनसे हम टैक्स लेंगे और अधिक टैक्स लेंगे। अब मान लो कोई व्यक्ति जाए अदालत में और कहते कि भाई ये तो हमारे मौलिक अधिकारों का, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है कि सरकार कुछ लोगों से टैक्स ले रही है और
मतलब स्पेशली अमीर लोगों से टैक्स ले रही है और गरीबों से टैक्स ही नहीं ले रही। तो अदालत जब मौलिक अधिकारों को देखेगी तो अदालत देखेगी कि हाँ वहाँ पर समानता का सिद्धांत लागू है। हालांकि मौलिक अधिकारों में भी ये व्यवस्था की गई है कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए सहायता, मतलब उनको सहायता दी जा सकती है। जो समानता का अधिकार है आर्टिकल 14 मैंने आपको समझाया था, तो उसमें भी ये व्यवस्था की गई है कि हाँ गरीबों को भी सहायता दी जा सकती है, ये भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, समान के साथ समान व्यवहार वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था। तो यहाँ पे मैं ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में या एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर मौलिक अधिकारों के तहत थोड़ी बहुत मान लो चुनौती अगर दी भी जाती है तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत इस चुनौती से निपटा जा सकता है। सरकार कह देगी कि हमें आर्टिकल, मान लो कई सारे आर्टिकल हैं, आर्टिकल 38 ही मान लो, उसमें आर्थिक असमानता दूर करने का की बात की गई है। तो सरकार कह देगी कि हम तो भाई आर्थिक असमानता को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं आर्टिकल 38 के अंतर्गत। तो फिर हाँ, तो फिर क्या होगा, न्यायालय के लिए ये एक मार्गदर्शक हो जाएगा। राज्य की नीति निर्देशक तत्व एक मार्गदर्शक का कार्य करेंगे। इसी तरह कई सारे कानूनों में मार्गदर्शन का कार्य करते हैं ये। इसके अलावा दोस्तों शासन के मूल्यांकन का आधार, सिंपल सी बात है, शासन के मूल्यांकन का आधार सरकार इन पर कार्य करती है या कार्य नहीं करती, तो लोग भी मतलब ध्यान में रखते हैं, मूल्यांकन करते हैं कि कौन सी सरकार इन पर कार्य कर रही है या नहीं कर रही। नीति निर्देशक ये जो तत्व है उसमें हम देखते हैं कि कई सारी जो चीज़ें हैं, कानून है वो नॉर्मल है, जैसे कि मतलब नॉर्मल मतलब आम पब्लिक चाहती है कि सरकार इन पर कानून बनाए। जैसे कि नॉर्मली जो नॉर्मल व्यक्ति है वो चाहता है कि लोक सहायता उसे मिले, उसे लोक सहायता प्राप्त हो, हाँ स्वास्थ्य से संबंधित, शिक्षा से संबंधित सहायता प्राप्त हो। तो ऐसे शासन का मूल्यांकन भी होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कई बार टकराव होता है। तो आखिर अंतर क्या है इसमें, ये देख लो अंतर क्या है, ये देख लो। देखो एक अंतर मैं बताऊं आपको, सबसे अच्छा अंतर देखिए आप, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आप अधिकतर देखेंगे, इसमें आप देखेंगे जो राज्य शब्द है इसमें आपको अंतर दिखेगा। इसमें ना ये जो डीपीएसपी है इसमें ना राज्य से कहा जाता है कि आपको ये काम करना है, और इसमें मूल अधिकारों में सरकार से कहा जाता है कि आपको भाई रुकना है, आपको ये काम मना की जाता है कि सरकार देखो आप भाई ये काम नहीं करोगे। जैसे कि मान लो जो मूल अधिकार है उसमें क्या होता है, नॉर्मली आप मैक्सिमम यही देखोगे कि सरकार से कहा जाता है कि देखो आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करोगे, किसी के साथ भेदभाव होने नहीं दोगे, या किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए आपके द्वारा, आप सभी को समान अवसर दोगे। हाँ, इसके अलावा कई सारी चीज़ें हैं जैसे कि धर्म की स्वतंत्रता होगी, किसी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, रंग रूप के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो सरकार ऐसा कोई भेदभाव नहीं कर सकती, मूल अधिकार हमें ये अधिकार दे रहे हैं। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व सरकार को निर्देश दे रहे हैं कि सरकार को ये काम करना है। यहाँ पर सरकार पर प्रतिबंध लगाते हैं कि सरकार भेदभाव नहीं कर सकती, सरकार ये काम नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कह रहे हैं कि सरकार को ये काम करना है, नशीली दवाओं पर प्रतिबंध लगाना है, असमानता को दूर करने का प्रयास करना है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा जो अंतर है दोस्तों, इसके अलावा वो है मूल अधिकार जो है वो न्यायोचित है। अगर इसका उल्लंघन होता है, मान लो हम राज्य हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, कोई व्यक्ति उल्लंघन कर रहा है किसी दूसरे व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का, तो वो व्यक्ति जिसका उल्लंघन हुआ है, जिसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो वो अदालत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है डायरेक्ट अपने अधिकारों को लागू करवाने के लिए। ठीक है, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तो गैर न्यायोचित हैं, तो इसे लागू करवाने के लिए अदालत नहीं जाया जा सकता। हालांकि संसद के पास अधिकार है कि वो इन पर कानून बना सकती है। तो इतना तो दोस्तों इतना एक्सप्लेन करना काफ़ी होगा, इतना ठीक है। मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये बात, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मौलिक कर्तव्यों की, मूल कर्तव्य की बात कर रहे हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात कर रहे हैं, आसानी से आपको समझ में आएगा। देखिए जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का सिद्धांत है ये हमने पूर्व रूसी संविधान से लिया है। पूर्व रूसी संविधान का मतलब है जब सोवियत संघ का जो संविधान था उस समय, सोवियत संघ के टाइम पर, तो उस समय हमने मूल कर्तव्यों को रूसी संविधान से लिया था। 1976 में कांग्रेस पार्टी ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल कर्तव्यों, उनकी आवश्यकता आदि के संबंध में संस्तुति देनी थी। अब देखिए दोस्तों, मौलिक कर्तव्य मूल रूप से संविधान का हिस्सा नहीं थे। मूल कर्तव्यों को, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को बाद में संविधान में ऐड किया गया। अब इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे आपको कुछ बातें बताई जा रही है कि देखिए जो कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी 1976 के टाइम पर, तो वो आपातकाल के टाइम पर, यानी कि 1975 और 1977 के बीच आपातकाल चल रहा था। तो इस टाइम पीरियड के बीच में 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाता, जिसे कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति कहा गया।
ठीक है। अब इस समिति से कहा गया कि ये समिति आपातकाल के दौरान मूल कर्तव्यों, जो नागरिक हैं उनके मूल कर्तव्यों का वर्णन करे, या जो मूल कर्तव्य हैं उनकी क्या आवश्यकता है इसके बारे में संस्तुति दे, सिफारिश दे, या हमें मतलब ये सारी बातें जानकारी दें कि मूल कर्तव्य कौन कौन से होने चाहिए, आखिर उन मूल कर्तव्यों की क्या आवश्यकता है। तो मूल कर्तव्यों से संबंधित एक समिति का गठन किया गया था सबसे पहले, ठीक है। इसके बाद समिति ने सिफारिश की, समिति ने फिर आगे कहा, अपनी रिपोर्ट वगैरह पेश की, फिर समिति ने सिफारिश की कि संविधान में मूल कर्तव्यों का एक अलग चैप्टर यानी कि एक अलग पार्ट होना चाहिए। इसमें बताया गया कि नागरिकों को अधिकारों के प्रयोग के अलावा अपने कर्तव्यों को निभाना भी आना चाहिए। इसमें कहा गया कि देखिए संविधान में एक अलग चैप्टर होना चाहिए, किसके लिए, मूल कर्तव्यों के लिए। और साथ में कहा गया कि जो नागरिक हैं जब उनको अधिकार प्राप्त हैं तो उनके लिए कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए कि वो अधिकारों का भी प्रयोग करें लेकिन साथ में कुछ कर्तव्य भी निभाएं, ठीक है। इसके बाद फिर केंद्र में कांग्रेस सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और स्वीकार करते हुए 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 को लागू किया। मतलब यह है कि इसके माध्यम से संविधान में एक नया भाग 4 का जोड़ा गया और इस नए भाग में केवल एक अनुच्छेद था, वह था अनुच्छेद 51 का, जिसमें पहली बार नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का विशेष उल्लेख किया गया था। अब देखिए ये जो स्वर्ण सिंह समिति थी इसने कई सारे मूल कर्तव्यों की बात की थी, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा बहुत मतलब बदलाव करके या इसके कुछ मूल कर्तव्यों को हटाकर अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत संविधान में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। सरकार ने 42वां संवैधानिक संशोधन यानी कि संविधान में संशोधन किया और संशोधन करते समय मतलब संशोधन के दौरान क्या हुआ, तो संशोधन के माध्यम से संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया। देखिए संविधान में एक भाग था पहले, संविधान का भाग 4 तो था ही पहले, ठीक है, जिसमें क्या लिखा है, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, लेकिन अब एक नया पार्ट, एक नया भाग जोड़ दिया गया, उसका नाम था भाग 4 का, ठीक है। एक नया भाग जोड़ा गया और एक अनुच्छेद भी जोड़ा गया नया, और इसके अंदर बस एक ही अनुच्छेद था, भाग का में मतलब भाग 4 का में एक अनुच्छेद था 51 का। क्या था, 51 का। जो अनुच्छेद 51 है वो तो क्या है, अगर हम सिर्फ अनुच्छेद 51 की बात करें वो तो एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है, लेकिन एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया जिसका नाम था अनुच्छेद 51 का। इसमें 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था और फिर आगे चलकर हम देखते हैं कि फिर इसमें 11 मूल कर्तव्यों को जोड़ा जाता है। तो अनुच्छेद 51 का हमें मूल कर्तव्यों की जानकारी दे रहा है कि कौन कौन से मूल कर्तव्य संविधान में लिखे हैं। तो मूल रूप से 10 जोड़े गए थे, ठीक है। जब 42वां संवैधानिक संशोधन किया गया था तो 10 मूल कर्तव्य संविधान में लिखे थे। अब देखिए मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं, तो इसकी एक बार सूची देख लो आप। तो अनुच्छेद 51 का के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य होगा। अभी कौन कौन से, तो इसके देखिए आप संविधान का पालन करें। यहाँ पे मैंने हाईलाइट बहुत कम किया है क्योंकि सारी चीज़ें मतलब इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो देखिए एक बार कि संविधान का पालन करें, ये एक कर्तव्य है, और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, ये एक मौलिक कर्तव्य है, एक मूल कर्तव्य है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। मतलब जो स्वतंत्रता संग्राम या जो राष्ट्रीय जो आंदोलन हुआ था उसको जो जिन्होंने आगे बढ़ाया, तो जो उच्च आदर्श थे जैसे कि गांधी जी हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, दूसरे कई सारे जो मतलब लीडर्स हैं, जो उच्च आदर्श हैं, नेहरू हो गए, तो इनको हृदय में मतलब संजोए रखे और उनका पालन करें। उनके जो आदर्श हैं उसको मतलब उनका भी पालन करें, उनको मतलब सम्मान दे। तो ये दो मौलिक कर्तव्य हो गए, मूल कर्तव्य हो गए। इसके अलावा एक है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, मतलब बनाए रखे। मतलब यह है कि जो भारत की एकता है उसको बनाए रखना है, भारत की स्वतंत्रता संप्रभुता को बनाए रखना है, भारत को एकजुट रखना है, ठीक है, अखंडता को बनाए रखना है, उसकी रक्षा करना है, ये एक कर्तव्य है। देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, मतलब देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहें, ये एक मौलिक कर्तव्य है भारतीय नागरिकों का। और जब जरूरत पड़े तो देश की मतलब राष्ट्र की सेवा के लिए मतलब तैयार रहें। इसके अलावा भारत के सभी लोगों में समरसता, मतलब प्रेम भाव और समान भ्रातृत्व, मतलब भाईचारे की जो भावना है उसका निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित किसी भेद से परे हों, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। तो एक मौलिक कर्तव्य ये है, एक मूल कर्तव्य है कि भाईचारे की भावना हो गई, या जो मतलब
जो समरसता की भावना है, जो प्रेम की भावना है एक दूसरे के प्रति, तो उसको उसका विकास करें, उसका निर्माण करें, मतलब मिलजुल कर रहें। ठीक है, चाहे कोई कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी प्रदेश का हो, यानी कि किसी भी दूसरे स्टेट का हो, दूसरे जाति का हो, वर्ग का हो, तो इस आधार पर बिना भेदभाव के एक जैसी भावना सभी के प्रति रखी जाए, भाईचारे जैसी भावना रखी जाए, और ऐसी प्रथाओं का त्याग किया जाए जो कि स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। ये एक मूल कर्तव्य है। इसके अलावा एक मूल कर्तव्य है कि हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे। तो प्रत्येक नागरिक से यह अपेक्षा की गई है कि वो जो भारत की संस्कृति है, जो मतलब भारत की संस्कृति है, उसके महत्व को समझे और उसका परिरक्षण करें। ठीक है, मतलब एक जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं उसका मतलब उसका महत्व समझे, उसका रक्षा करें। इसके अलावा प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें, उसका संवर्धन यानी कि इसको बढ़ाने के लिए का प्रयास करें, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। ठीक है, तो प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित ये कर्तव्य भी ऐड किया गया है। इसके अलावा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। मतलब एक मूल कर्तव्य ये भी है नागरिकों का कि जो भारतीय नागरिक हैं वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करेंगे, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ाने का प्रयास करेंगे, थोड़ा मानववाद को की भावना को बढ़ाएंगे, ज्ञान अर्जित करेंगे अधिक अधिक से अधिक। तो ये सारी चीज़ें हैं। अपने या कोई गलती होती है मतलब नॉर्मली, तो उसमें सुधार की भावना का विकास किया जाए। तो ये चीज़ें हैं इसमें शामिल। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। तो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षा पर मतलब सुरक्षित रखें, नुकसान ना पहुंचाएं, हिंसा में पार्टिसिपेट ना लें, हिंसा से दूर रहें। तो ये भी एक मूल मूल कर्तव्य है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी है। तो यहाँ पर तक हमने 9 मूल कर्तव्यों की बात की। अब आज के टाइम पर 11 हैं, तो एक और दो और देखते हैं। तो देखिए, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। मतलब यह है कि देखिए, जब व्यक्ति अपना विकास करेंगे तो राष्ट्र भी आगे बढ़ेगा। तो व्यक्ति चाहे व्यक्तिगत रूप से पर्सनली, और चाहे अगर सामूहिक गतिविधि में वो लगे हैं, इकट्ठा टीम वर्क कर रहे हैं, तो टीम के रूप में उन्हें अपने क्षेत्र में, अपने काम में उन्हें उत्कर्ष की ओर बढ़ना है, मतलब आगे की ओर बढ़ना है, अच्छे से अच्छा करना है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे राष्ट्र भी निरंतर प्रगति करेगा, आगे बढ़ेगा और नई ऊंचाइयों को छू लेगा। इसके साथ ही अब देखिए, अभी तक 10 मूल कर्तव्य थे, लेकिन फिर 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा एक और ऐड किया गया यहाँ पे मूल कर्तव्य। वो ये है कि 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। मतलब नागरिकों से ये अपेक्षा की गई है कि वो अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, कम से कम 14 वर्ष तक के बच्चों को वो शिक्षा उपलब्ध कराएं। तो ये 11 कर्तव्य, मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं। आई होप यहाँ पे मूल कर्तव्य आपको अच्छे से समझ में आ गए। थोड़ी कुछ और भी बातें हैं मूल कर्तव्य से जुड़ी, तो एक बार इसको देख लेते हैं। इसकी विशेषताओं को दोस्तों हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसकी विशेषताएं अगर हम बात करें तो देखिए, जितने भी मूल कर्तव्य हैं उनमें से कुछ नैतिक कर्तव्य हैं और तो कुछ नागरिक कर्तव्य हैं। मतलब ये देखिए, उदाहरण के लिए स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान एक नैतिक दायित्व है, जबकि राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करना नागरिक कर्तव्य है। मतलब दोस्तों यहाँ पे ये देखिए, कुछ कर्तव्य ऐसे हैं जो नैतिक भावना से प्रेरित हैं, और कुछ नागरिक कर्तव्य हैं जिसे हमें करना ही है, निभाना ही है। उदाहरण के लिए देखिए, हम राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का अपमान नहीं कर सकते। ये ऐसा कर्तव्य है कि हमें निभाना है, ये कर्तव्य हमें फॉलो करना है, हमें इनका आदर करना है। ठीक है, इसके अलावा नैतिक कर्तव्य जैसे कि उच्च आदर्श, हो सकता है कि किसी को नेहरू का आदर्श अच्छा लगता हो, किसी को हो सकता है ना अच्छा लगता हो, किसी को गांधी जी का आदर्श अच्छा लगता है, किसी को कुछ आदर्श उनके अच्छे नहीं लगते। तो ये अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। हालांकि संविधान अपेक्षा करता है कि जितने भी हमारे उच्च आदर्श हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थे, राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल जो आदर्श थे, हमारे जो व्यक्ति थे, चाहे मतलब बहुत सारे व्यक्ति थे, अब क्या नाम बताऊं मैं, जैसे कि बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं, गांधी जी ले लो आप, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस ले लो, या दूसरे कई सारे, लाला लाजपत राय हो गए। ठीक है, और दूसरे कई सारे मतलब जो नेता थे या उस समय उच्च आदर्श के जो व्यक्ति थे उस समय, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में पार्टिसिपेशन लिया था, तो उनका सम्मान करना है हमें, संविधान ये अपेक्षा करता है। बट ये थोड़ा नैतिक भावना से प्रेरित है। हो सकता है कोई व्यक्ति किसी उच्च आदर्श का सम्मान ना करता हो, तो ये नैतिक रूप से है ये चीज़ें।
ये मूल्य भारतीय परंपरा, पौराणिक कथाओं और धर्म एवं पद्धतियों से संबंधित है। एक विशेषता ये है कि ये जो मूल कर्तव्य हैं वो भारतीय संस्कृति को भी दर्शाते हैं। ठीक है, भारतीय परंपरा और भारतीय जो पद्धति रही है उसको भी दर्शाते हैं। इसके साथ ही कुछ मूल अधिकार जो सभी लोगों के लिए हैं, चाहे वे नागरिक हों या विदेशी, लेकिन मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए है, ना कि विदेशियों के लिए। एक विशेषता यह है कि देखिए, कुछ मूल अधिकार, कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो नागरिकों के लिए भी हैं और विदेशियों को भी दिए गए हैं। जैसे कि समानता के अधिकार की वगैरह की बात हम जब करते हैं तो हम देखते हैं कि कई सारे अधिकार जो विदेशी लोग हैं उनको भी प्राप्त हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कर्तव्यों की, तो कर्तव्य विदेशियों को प्राप्त नहीं है, कर्तव्य नागरिकों के लिए। याद रखना, कर्तव्य, जब हम बात करते हैं अधिकार और कर्तव्य की ना, तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार आपको अधिकार दे रही है, तो साथ में आपकी भी कुछ जिम्मेदारी होती है, कर्तव्य के रूप में वो जिम्मेदारी आप निभाते हो। तो यहाँ पे दोनों एक साथ चलता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि विदेशियों को कुछ अधिकार दिए गए हैं, लेकिन इन्हें कर्तव्य नहीं दिए गए। कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए हैं। इसके अलावा निदेशक तत्वों की तरह मूल कर्तव्य गैर न्यायोचित है, मतलब मूल कर्तव्य भी गैर न्यायोचित हैं। संविधान में सीधे न्यायालय के जरिए उनके क्रियान्वयन की व्यवस्था नहीं है, यानी उनके हनन के खिलाफ कोई कानूनी संस्तुति नहीं है, यद्यपि संसद उपयुक्त विधान द्वारा इनके क्रियान्वयन के लिए स्वतंत्र है। मतलब देखिए, हम सीधे मतलब मूल कर्तव्यों के रिगार्डिंग हम अदालत को अप्रोच नहीं कर सकते, न्यायालय नहीं जा सकते, या न्यायालय डायरेक्टली मूल कर्तव्यों के लिए कुछ नहीं कर सकता। हाँ, जो कानून वगैरह बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग वो कुछ कर भी सकता है, लेकिन फिर भी संसद को ही मतलब मुख्य रूप से अधिकार प्राप्त है कि संसद मूल कर्तव्यों के रिगार्डिंग जो भी कानून वगैरह है वो बना सकती है। अब जैसे कि एक कर्तव्य है कि हिंसा में लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हिंसा से दूर रहेंगे। अब अगर कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करे तो क्या? तो संसद कानून बनाएगी ना कि अगर कोई उल्लंघन करेगा तो उसके लिए इतना जुर्माना है, इतनी सज़ा होनी चाहिए, तो इसके लिए संसद कानून बना सकती है। बट हाँ, ये गैर न्यायोचित हैं। अब देखिए दोस्तों, देखिए, मूल कर्तव्यों की कई तरह से आलोचना भी की जाती है। जैसे कि राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की भी आलोचना की जाती है। कई बार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और मूल कर्तव्य दोनों की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि ये गैर न्यायोचित हैं। इसके अलावा कई बार कहा जाता है कि कई सारे मूल कर्तव्यों को शामिल नहीं किया गया। तो कई बार कई तरह से आलोचना की जाती है, लेकिन फिर भी इसका एक महत्व है, तो हम इसके महत्व की बात करते हैं। अब क्या क्या महत्व है, तो देखिए, देश के प्रति कर्तव्य की याद दिलाते हैं। मूल कर्तव्य हमें याद दिला रहे हैं कि हाँ, हम देश के नागरिक हैं और हमें अधिकार प्राप्त हैं कई सारे, तो हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं जो हमें निभाने हैं। इसके साथ ही राष्ट्र विरोधी एवं समाज विरोधी गतिविधियों के खिलाफ चेतावनी देते हैं। साथ में ये एक चेतावनी भी देते हैं कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल ना हो, क्योंकि एक नागरिक होने के नाते उसके लिए ये ठीक नहीं है। उसके जो कर्तव्य हैं उसे वो निभाने हैं, तो वो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल ना हो और समाज विरोधी गतिविधियों में शामिल ना हो, ये एक चेतावनी भी दे रहे हैं। इसके अलावा मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और उनमें अनुशासन और प्रतिबद्धता को बढ़ाते हैं। मतलब जो मूल कर्तव्य हैं वो नागरिकों को कई सारी चीज़ें याद दिलाते हैं कि नागरिकों के कई सारे कर्तव्य हैं। आप मतलब देश का एक हिस्सा हो, तो जैसे अगर आप तरक्की करोगे, आप आगे बढ़ोगे अपनी फील्ड में, तो देश भी आगे बढ़ेगा, प्रगति करेगा। ठीक है, तो मतलब नागरिकों को प्रेरणा भी मिलती है, एक अनुशासन भी इससे मतलब दिखाई देता है। मूल कर्तव्य अदालतों को किसी विधि की संवैधानिक वैधता एवं उनके परिरक्षण के संबंध में सहायता करते हैं। मूल कर्तव्य विधि द्वारा लागू होते हैं। देखिए दोस्तों, जो मूल कर्तव्य हैं वो अदालतों को भी कई बार किसी कानूनी चीज़ में सहायता करते हैं। ठीक है, इसके अलावा मूल कर्तव्य कानून द्वारा लागू किए जाते हैं। जैसे कि अब संसद कानून वगैरह बनाती है, तो संसद जो कानून बनाती है उसके द्वारा मूल कर्तव्यों को लागू भी किया जाता है, तो ये भी इसका एक महत्व है। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने सारी बातें कर ली। यहाँ तक हमने राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को और मूल कर्तव्यों को काफ़ी डिटेल में कवर कर लिया। आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। तो दोस्तों, इस तरह ये जो आपकी यूनिट थी वो पूरी तरह ख़त्म होती है। यहाँ पे हमने काफ़ी अच्छे से सारी बातें की। यहाँ पे आपको राज्य की नीति निर्देशक तत्व भी अच्छे से क्लियर होंगे, मूल कर्तव्य भी मैंने आपको अच्छे से डिटेल में काफ़ी अच्छे से समझा दिया। आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।